तो काफी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद में अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे हम टाइप 1। क्योंकि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड के ही हम क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर एक्सप्रेशंस और फॉर्मूले तो आपको याद हैं ही। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में और इक्वेटर पर मैग्नेटिक मूवमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट किस पोजीशन पे है। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ पॉइंट। अगर एक्सिस पर है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ बना दें, और अगर इक्वेटर पर होता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ बना दें। इक्वेटर और एक्सिस का एक्सप्रेशन तो हमें पता होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये मैग्नेट आपको दे रखी है यहां पर, अब इसमें लिखा है ऑल द मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल सारी की सारी मैग्नेट आइडेंटिकल हैं, पर मैग्नेट का नाम दे देता हूं मैं। दिस इज द फर्स्ट मैग्नेट, दिस इज द सेकंड मैग्नेट एंड दिस इज द थर्ड मैग्नेट। पॉइंट पी है जो यहां से भी डी डिस्टेंस पर है, इधर से भी इसका डिस्टेंस डी है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से, और ये डिस्टेंस भी डी है, राइट। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी पर क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो वो यहां पर जो लिखा है कि आप पहचान करें कि पॉइंट पी किस पर है। तो आपने देखा कि मैग्नेट नंबर 1 का एक्सिस ये आएगा, ये मैग्नेट नंबर 1 का एक्सिस है, और पॉइंट पी आपको एक्सिस पर ही मिल जाएगा। पॉइंट पी आपको कहां मिल जाएगा? एक्सिस पर। और आपको ये पता ही है एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है? 2km/d³। और B1 की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो एक्सिस पर होती है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट के अलोंग होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1। नाउ मैग्नेट नंबर 2, ये मैग्नेट नंबर 2 की एक्सिस हुई, लेकिन पॉइंट पी तो इसके इक्वेटर पे हो गया। और अगर पॉइंट पी इक्वेटर पर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आएगा। और कौन सा लिया जाएगा? इक्वेटर वाला, क्योंकि ये पॉइंट पी कहां पर आ रहा है? इक्वेटर पर। तो ये हो जाएगा km/d³। अब ये साउथ से नॉर्थ इसकी एक्सिस हो गई। मैग्नेट नंबर 3 के इक्वेटर पे हमें ये पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट पी इज एट इक्वेटर ऑफ मैग्नेट नंबर 3, और इक्वेटर पर डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो ये आ जाएगी डायरेक्शन किसकी? B3 की। और B3 कौन सा वाला लोगे आप? एक्सिस वाला की इक्वेटर वाला? इक्वेटर वाला, km/d³। अब आपको ये साफ क्लियर कट दिख रहा है कि पॉइंट पी पर इधर की तरफ और इधर की तरफ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स मिले हैं। इधर जो मिला है वो B1 + B2 है, और इधर जो मिला है वो B3 है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। B1 + B2 करोगे आप, B1 + B2, तो ये हो जाएगा 3km/d³। और यहां पर ये कितना है? km/d³, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले के पास में आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? √ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इन दोनों में km/d³ कॉमन आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, km/d³ कॉमन। तो हमारा आंसर आ जाएगा √10 km/d³।
और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद में अब आते हैं हम बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। मान लीजिए कि ये कोई बार मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ m इंटू एल, राइट। तो अगर यहाँ पर सपोज कीजिए इफ देर आर टू और मोर देन टू मैग्नेट्स, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है और इन दोनों के बीच में एंगल है। इन दैट केस नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। और ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये इनके बीच में कहीं पर आ जाएगा, छोटे से दूर और बड़े वाले के पास, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो होगी m2 साइन थीटा m1 प्लस m2 cos थीटा, और ये अल्फा एंगल यहाँ से आ जाएगा, राइट। तो ये इससे बना रहा होगा किससे, m1 से, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी m2 साइन थीटा बाय m1 प्लस m2 cos थीटा। तो इसको यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल लें। यहाँ पर सपोज कीजिए कि टू मैग्नेट्स हैं, और यहाँ पर ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और हमसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर पूछा गया है। तो मैग्नेट के बीच में आप एंगल मत देखें, आप एंगल देखें मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। तो S से M ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इधर, और S से N ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इधर। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये हो जाएगा। जब ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर 150 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 150। कॉस 150 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कॉस 150 की वैल्यू आपको पता ही है -√3/2, और -√3/2 आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो इन दैट केस हम जब देख रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नेट के बीच में एंगल नहीं लेते, एंगल किसके बीच में लिया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच में। सो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। और एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 बार मैग्नेट्स, ऑल द बार मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल, and these 3 bar magnets form an equilateral triangle. All the bar magnets are identical. Now find out the net magnetic moment. और वेक्टर फार्मूला जो हमने पढ़ा था अभी वो 2 मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए यूज में आ सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने सिखाया आपको कि आइडेंटिकल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होगा। साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट, और साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पर, और ये 3 मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे आप देखिए इन दोनों के बीच में एंगल जो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक
वो 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री आएगा तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ जाएगा, जो इनके बराबर ही आएगा। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू ब्रांचेस, और ये 120 डिग्री एंगल पर है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट m ही होगा। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और थर्ड डायरेक्शन में यहाँ से भी 120 डिग्री पर और यहाँ से भी 120 डिग्री पर है। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया है कि व्हेनेवर आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स प्रोड्यूस कंप्लीट साइकिल, नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑलवेज बी जीरो। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल बन जाएगा आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स का, पूरा क्लोज साइकिल बन जाएगा, पूरा क्लोज साइकिल। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही आएगा। तो अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर हमने मैग्नेट्स का अरेंजमेंट ऐसे किया है तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। इसका मतलब अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म जीरो हो गया है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया है। तो हमें ये पता लगता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट से हमें इस बात का पता लग जाता है कि ये दो मैग्नेट या तीन मैग्नेट मिल करके एक नया मैग्नेट बनाएंगे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पर। अब ये बिल्कुल ऐसा कैसा अरेंजमेंट है, ऑल द बार मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल, क्वेश्चन सेम है दोनों में, और हमसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखें, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट और साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है देयर आर टू मैग्नेटिक मोमेंट्स, और ये एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। तो ऊपर वाले जो दो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिख रहे हैं M और M, इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा √3m। क्योंकि वेक्टर में हम जानते हैं whenever two identical vectors are at angle 60 डिग्री their resultant will be under √3 टाइम्स। तो ये √3m आ गया है इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट तो आ चुका है। अब एक मैग्नेटिक मोमेंट जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। सो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा यहाँ पर m net, दैट विल बी अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, दैट इज 2m। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर के एक ऐसा मैग्नेट बन गया है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m के बराबर है। इसका मतलब अभी भी एक मैग्नेट है, लेकिन इस मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन तीनों के सम के बराबर नहीं, वेक्टर सम के बराबर है, जिसका मैग्नीट्यूड 2m आया है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अब। डिवीजन ऑफ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है यहाँ पर, और इस बार मैग्नेट्स में ये टू पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। L इनकी इफेक्टिव लेंथ है और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। नाउ वी विल डिवाइड दिस बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन के यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं। मेथड टू डिवाइड द बार मैग्नेट। Now this bar magnet can be divided by two methods. Number one is along the length, and number two is perpendicular to length. Along the length means आपने इस बार मैग्नेट को इस तरह डिवाइड किया है
This division is called along the length. Or this division perpendicular to the axis is called division perpendicular to length. राइट तो दोनों ही केस में ये बाद में अगर डिवाइड हो जाएगा और जितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे उतने ही इसके आपको पीसेस मिलेंगे। हमें देखना है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या डिफरेंस आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो है m/l इस बार मैग्नेट का, जिसमें ये m होता है पोल स्ट्रेंथ और l तो इफेक्टिव लेंथ है ही। अलोंग द लेंथ जब आप डिवाइड करेंगे तो अलोंग द लेंथ डिवाइड होने पर हमें इस बार मैग्नेट के दो पतले पतले पीसेस मिलेंगे यहाँ पर। इस तरह से 2 पीसेस मिल जाएंगे हमें यहाँ पर, एक पीस यहाँ पर नीचे मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि दोनों ही पीसेस इस तरह से होंगे कि इनकी लेंथ इस मेन टुकड़े के बराबर होगी, यानी मेन बार मैग्नेट के बराबर होगी। राइट तो इसका क्रॉस सेक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा क्रॉस सेक्शन ये था। अब इसका क्रॉस सेक्शन a/2 हो जाएगा, जबकि इफेक्टिव लेंथ इसकी वही रहेगी। एंड वी नो दैट वी कांट सेपरेट द पोल्स, तो इन दोनों मैग्नेट में आपको 2 पोल्स मिलेंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। बट इन दोनों ही पीसेस के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इस मेन मैग्नेट का हाफ हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज इसमें चेंज हुई है? क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, राइट, लेंथ वही रही, क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा यहाँ पर इस पीस का m' वो हो जाएगा m/2 इंटू l। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी मेन मैग्नेट का हाफ हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m/2 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m/2 हो जाएगा। राइट कौन कौन सी चीज में चेंज आया है यहाँ पर? क्रॉस सेक्शन एरिया में, पोल स्ट्रेंथ में और मैग्नेटिक मोमेंट में। मास भी हाफ हो जाएगा जैसे आप जानते ही है, ठीक है ना। तो अगर यही का यही काम हम n पार्ट्स के लिए करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ m/n हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट भी मेन बार मैग्नेट का m/n हो जाएगा, मास भी 1/n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन लेंथ सेम रहेगी फॉर ईच पीस। सिमिलरली अगर आपने इस मैग्नेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऐसे परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो परपेंडिकुलर टू लेंथ डिवाइड करने पर इसका क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा। इस तरह से आपको 2 पीसेस मिल जाएंगे यहाँ पर। लेंथ इसकी l/2 हो जाएगी तो इसकी भी l/2 हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का a ही रहेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहा तो पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, लेंथ हाफ हो गई है। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे हम m' इंटू l/2, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप n पार्ट्स की बात करते हैं, n पार्ट्स के लिए लेंथ हो जाएगी l/n, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/n। तो वी कैन सी दैट ईदर द बार मैग्नेट इज डिवाइडेड बाय division along the length or perpendicular to length. In every case magnetic moment will also be divided, और जितने पार्ट्स आप करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बार मैग्नेट को डिवाइड करना सीखा है। इस पर एक क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर। दिस इज अ बार मैग्नेट
Now the bar magnet is divided in two equal parts. Along the length, and further each piece is divided into three equal parts perpendicular to length. Find out the magnetic moment of each piece. अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन बस आप ध्यान में रखिए कि जब कभी इसका डिवीजन होगा, चाहे वो अलोंग द लेंथ हो चाहे परपेंडिकुलर टू लेंथ हो, मैग्नेटिक मोमेंट तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सीक्वेंस से क्वेश्चन को करें यहाँ पर, फिर हम देख पाएंगे कि हम कितना फास्ट कर पाते हैं इसे। तो पहले तो ये मैग्नेट था M, और आपने इसको अलोंग द लेंथ टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m/2 हो जाएगा। और फिर आपने इनको 3 पीसेस में डिवाइड किया है, तो एक बार फिर 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा m/6। पर अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा या लेंथ क्या रहेगी, तो वो हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि इस वाले केस में अगर लेंथ L थी, तो यहाँ पर भी लेंथ L और L रहेगी। फिर हर पीस की लेंथ L/3 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 हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया 1/2 हो जाएगा। तो फॉर ईच पीस हर पीस की हम यहां बात कर रहे हैं। पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ का जो फर्क पड़ेगा वो तब पड़ेगा जब आपने उसको अलोंग द लेंथ डिवाइड किया है। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अलोंग द लेंथ, आप पोल स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ अलोंग द लेंथ ही देखें। आई एम सॉरी, अलोंग द लेंथ यहाँ पर आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m/2। बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ देखोगे आप, तो फिर आप परपेंडिकुलर टू द लेंथ डिवीजन को देखो। परपेंडिकुलर टू लेंथ आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा L/3, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा एक पीस का m/2 L/3, दैट इज m/6। तो इस तरह से हम पोल स्ट्रेंथ, लेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाएंगे। चलिए अब हम इस बार मैग्नेट को अनइवन डिवाइड करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल ये बार मैग्नेट है, और आपने इसको परपेंडिकुलर टू लेंथ इस तरह से डिवाइड किया कि ये लेंथ L1 और L2 हो गई है। पूरे मैग्नेट की जो लेंथ थी वो L थी, और मान लीजिए L1/L2 इसका जो रेशियो है, सपोज कीजिए वो A/B है, या L1/L2 भी हो सकता है। और L तो यहाँ पर L1 + L2 हो गई। बार मैग्नेट is divided in unequal parts। तो एक बात आप ध्यान में रखें कि जब कभी आप परपेंडिकुलर टू लेंथ डिवीजन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू लेंथ जब आप कभी डिवाइड करेंगे, पोल स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहेगी। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस remain same, that is equal to the main magnet। जितना मेन मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ था, हर पीस का पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा। पोल स्ट्रेंथ में कभी भी चेंज नहीं आएगा whenever बार मैग्नेट इज डिवाइडेड परपेंडिकुलर टू लेंथ, राइट। तो अब सपोज कीजिए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m1,
इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट M2, पोल स्ट्रेंथ इसकी M थी यहाँ पर, तो इसकी भी M ही है। पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, M ही है। तो अब आपको यहाँ पता लग गया कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M1 दैट इज इक्वल टू ML1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ML2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। तो एक बात जो हमें पता लगी है वो ये कि इन मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो आएगा वो लेंथ का ही रेशियो के बराबर आएगा, फर्स्ट थिंग। अब आप चाहें तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट पता लगा सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो M1 प्लस M2 अगर आपने किया यहाँ पर M1 प्लस M2 तो वो हो जाएगा ML1 प्लस L2। L1 प्लस L2 किसके बराबर है, L के। तो M1 प्लस M2, ठीक है ना, M1 प्लस M2 किसके बराबर हो जाएगा, M के, और M1 बाई M2 किसके बराबर है। तो आप अगर आप चाहें तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके M2 और M1 की वैल्यू पता लगा सकते हैं, और M1 और M2 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पता लग जाएगी आपको। M2 की जगह आप क्या रखोगे, इस इक्वेशन से M2 की जगह आप रख दोगे B बाई A M1, B बाई A M1 आप यहाँ पर रखोगे तो A LCM में चला जाएगा, A LCM में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा M1 1 प्लस, तो इससे आपको M1 की वैल्यू मिल जाएगी, और M1 की वैल्यू होगी M इंटू A बाई A प्लस B। नाउ यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन एज शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, जो मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया है। सिमिलरली M2 जो हो जाएगा वो होगा M B बाई A प्लस B, और A और B क्या है यहाँ पर, A और B यहाँ पर लेंथ का रेशियो है, तो लेंथ के रेशियो से हम डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिमिलरली इफ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड along its length into unequal parts, this is the bar magnet of cross section area A. A is the cross section area of this magnet and L is the effective length. South pole and north pole are two poles which exist just inside the ends, and the magnetic moment is given by M into L. Now the magnet is divided into two unequal parts along the length. Along the length हमने इसको two unequal parts में divide किया है। ऊपर जो आपको यहाँ पर मैग्नेट का जो पार्ट मिलेगा दैट इज थिनर एंड द सेकेंड पार्ट विल बी थिकर। तो इस तरह से ये टू पार्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर वो थिकर है और इधर वाला पार्ट जो है वो बड़ा है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप दोनों का अलग अलग हो जाएगा, इसका A1 और इसका A2। एंड सिंस वी नो दैट पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 एंड M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2, बट द लेंथ ऑफ ईच पार्ट will remain same, which is equal to the main magnet। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M1 और पोल स्ट्रेंथ M1L। सिमिलरली ये हो जाएगा M2L। तो M1 और M2 का जो रेशियो आप देखोगे यहाँ पर, जिस रेशियो में एरिया डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपने इन दोनों को वापस जोड़ दिया तो ये एरिया वापस A1 प्लस A2 बन जाएगा।
दोनों को आपने ऐड किया, वापस एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये बन जाएगा MA1 प्लस MA2, है ना, ये है ना M1, ये इसको लिखते हैं हम M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो M1 और M2 का जो रेशियो है वो तो A1 और A2 के बराबर है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेट का आएगा वो किसके बराबर है, M1 प्लस M2 के। अब इन दोनों रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं, इन दोनों रिलेशन को आप यूज करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट M1 जो मिल जाएगा आपको वो होगा M A1 बाई A1 प्लस A2, और M2 हो जाएगा यहाँ पर M A2 बाई A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो A1 बाई A2 के बराबर आ जाएगा, यानी जिस पार्ट का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। पोल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर एरिया के रेशियो में डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। Now the magnet is divided in two parts along the length such that cross section area of first part is twice that of other part, find out the magnetic moment of each part, find out the magnetic moment of each part। राइट, तो अब हमें जो दे रखा है वो ये दिया है कि फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो सेकंड पार्ट का ट्वाइस है, यानी A1 और A2 का जो रेशियो दिया है हमें वो 2:1 दे दिया है, और हमें ये कहा गया है कि A1 जो है वो A2 का 2 टाइम्स है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं M1 M2 कितना कितना आएगा। तो M1 जो आएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट जो M1 आएगा दैट इज M, और A1 की जगह रखेंगे 2 और A1 प्लस A2 की जगह 3। सिमिलरली M2 हो जाएगा M1/3, और एक लाइन में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो A लिखा है मैंने वो ये A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये देखिए आप A बराबर किसके है, A1 प्लस A2 के। जो रेशियो गिवन है आपको वो रेशियो आप यहाँ पर पुट करके डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको बार मैग्नेट में मज़ा आने लग गया होगा। बार मैग्नेट के वो सारे पॉइंट्स हमने कवर और डिस्कस किए हैं जो आपको कहीं पर भी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं मिलते, और बार मैग्नेट से रिलेटेड बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, चाहे वो जेईई हो या फिर नीट हो, इसलिए मैंने हर पॉइंट यहाँ पर अलग अलग कंसिडर किया है। नाउ अनदर केस लेंगे हम यहाँ पर जिसमें हम बार मैग्नेट को बैंड करेंगे। तो बैंडिंग ऑफ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट होगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल -m और +m, और इनके बीच का इफेक्टिव लेंथ तो L है ही। नाउ अगेन दिस बार मैग्नेट कैन बी बेंड बाय 2 मेथड्स। 2 तरह से हम इसको बेंड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट बेंडिंग फ्रॉम मिड पॉइंट, आप मिड पॉइंट से इसको डायरेक्ट बेंड कर दें तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। राइट, तो ये साउथ पोल यहाँ पर आ जाएगा और नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। इफेक्टिव लेंथ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रहेगा वो डिस्टेंस है ये, और मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कितना हो गया है L'। आपने थीटा एंगल पर इसको बेंड किया है,
ये थीटा एंगल पूरा एंगल थीटा है, और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, किसी भी एंगल पर आप इसको बेंड कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर थीटा एंगल पर बेंड कर दिया, ये एल डैश हो गया है। तो अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो था यहाँ पर एम, वो हुआ करता था एम एल। नाउ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट विल बिकम एम इंटू एल डैश। What is L dash? L dash is the effective length of the poles of this bar magnet जो बैंड हो चुकी है। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, पूरा एंगल थीटा है, तो ये हाफ एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, थीटा बाई 2। ये लेंथ L डैश है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी L डैश बाई 2, और ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ थी जो यहाँ से यहाँ तक L हुआ करती थी। तो अब हाफ लेंथ यहाँ पर आ जाएगी और हाफ लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। ध्यान से देखिएगा आप इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल मिला है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में ये एंगल है यहाँ पर थीटा बाई 2, ये लेंथ है एल डैश बाई 2, ये एंगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइपोटेनस दिख रहा है हमें, ये है एल बाई 2, राइट। और ये एंगल तो 90 डिग्री है ही। आप इसमें साइन थीटा बाई 2 कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एल डैश बाई 2 हाइपोटेनियस एल, तो ये एल डैश बाई एल बचेगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। एल डैश की वैल्यू आ गई है एल साइन थीटा बाई 2, एल साइन थीटा बाई 2, तो एम डैश इक्वल टू एम एल sin theta by 2. Now we can remember this as standard expression कि अब m dash जो होगा वो हो जाएगा m sin theta by 2 when bar magnet is bent at angle theta। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा m, क्योंकि m इंटू एल क्या है, m इंटू एल तो पहले वाला मैग्नेटिक मूवमेंट है, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, इस बार मैग्नेट को आप बेंड कर रहे हैं इन द शेप ऑफ आर्क। इस बार मैग्नेट को आपने आर्क की शेप में बेंड कर दिया है इस तरह से। थीटा एंगल पर साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, यानी इस बार मैग्नेट को आपने इस आर्क की शेप में मोड़ दिया है, बेंड कर दिया है, तो आर इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर। अब हमें देखना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इफेक्टिव लेंथ क्या रहा है। इफेक्टिव लेंथ जो एयर का डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने एल डैश बोल दिया है। तो अगेन मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी एम इंटू एल डैश। पोल स्ट्रेंथ बार बार वही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बता दिया कि जब तक क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, एल डैश। अब ये एल डैश आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। अगेन आप इस ट्रायंगल को देखें यहाँ पर, इस ट्रायंगल को एस ओ और मैं ले लेता हूँ इसको एम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, आर्क की रेडियस है ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस से लेके एम तक, ये हो जाएगा एल डैश बाई 2, और ये एंगल पूरा एंगल थीटा था, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। आप साइन थीटा बाई 2 कैलकुलेट करोगे इसमें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा एल डैश बाई 2r। तो एल डैश की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 2r साइन थीटा बाई 2। एल डैश की वैल्यू मिल गई है आपको, तो ये हो जाएगा एम डैश, ये रहा एम, और इसकी जगह आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। अब आप कहोगे सर ये तो आर फिर अननोन आ गया। आर अननोन नहीं आया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो एल है ही, और आप क्या जानते हो, थीटा एंगल आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर एल बाय थीटा। आर की जगह आप यहाँ पे एल बाय थीटा रखेंगे,
2ml साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा, और m इंटू एल क्या है, m इंटू एल इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रियल मैग्नेट। तो अभी यहाँ पर ये m डैश हो जाएगा 2m साइन थीटा बाय 2 बाय थीटा। अब आप वहाँ बैठ करके बार बार इसको डिराइव नहीं करेंगे, सो दिस इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड, हमें याद करना पड़ेगा। और आप चाहें तो इसको इजी वे में याद कर सकते हैं, और इजी वे में मैं बता दूं आपको कि m डैश क्या आया है, यहाँ पर m डैश आ गया है m साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। ठीक है, तो बार मैग्नेट की बेंडिंग पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, magnetic moment of bar magnet is given as m which is equal to ml, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इस बार मैग्नेट को हमने इस तरह से बेंड कर दिया है मिड पॉइंट से, आपने इसको बेंड कर दिया, ये पॉइंट ओ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये आ गया। तो अभी ये साउथ ऊपर चला गया, नॉर्थ यहाँ पे रह गया, आप इस वाले पार्ट को ऊपर ले गए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एंगल देखना है आपको 90 डिग्री, और देखना है कि बेंडिंग इन द शेप ऑफ आर्क हुई है कि डायरेक्ट बेंड हुआ है। तो ये डायरेक्ट बेंड हुआ है यहाँ पर, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करें, m डैश इक्वल टू m साइन थीटा बाय 2, और थीटा की जगह आप यहाँ पर क्या रखोगे, पाई बाय 2, थीटा की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा m बाय रूट 2। तो स्मार्ट स्टूडेंट तो यही करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसका सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। आधे पार्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा m बाय 2, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी m बाय 2, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर बाय 4 प्लस m स्क्वायर बाय 4, दैट इज m स्क्वायर बाय 2, और स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा m बाय रूट 2। आप इसको डायरेक्ट याद करें, या फिर एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला आप याद कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में इस मैग्नेट को हमने इस तरह से बेंड कर दिया है, कि ये एंगल यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री हो गया है। ये एंगल यहां से कितना डिग्री हो गया है, 120 डिग्री हो गया है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो m डैश हो जाएगा m साइन 120 डिग्री का मतलब हो जाता है 2 पाई बाय 3, और हमें चाहिए थीटा बाय 2, तब ये बन जाएगा साइन पाई बाय 3। आप इस चाहे तो यहीं से भी आप हाफ एंगल ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाफ एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बन जाएगा m साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 क्या होता है यहाँ पर, रूट 3 बाय 2, तो m डैश हो जाएगा यहाँ पर रूट 3 बाय 2m, रूट 3 बाय 2m, साइन पाई बाय 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। सिमिलरली एग्जांपल 3, इस बार मैग्नेट को हमने इस शेप में मोड़ दिया है यहाँ पर, कि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनने लगा है। Now we can see clearly that this bar magnet is bent in the form of arc, so we will have to use the expression m dash equal to m sin theta by 2 divided by theta by 2, और थीटा की जगह आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर पाई बाय 2, 90 डिग्री है ये, तो m डैश हो जाएगा यहाँ पर m साइन थीटा बाय 2 करोगे तो पाई बाय 4, और नीचे भी पाई बाय 4 आएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट इजीली 4m बाय पाई, तो यहाँ से आ ही गया, साइन पाई बाय 4 का मतलब 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 को आप सॉल्व करोगे ऊपर तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 m बाय पाई।
So by this method, we can easily calculate the magnetic moment when it is bent in the form of arc or it is bent directly from the midpoint.